हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर अपन जो 5 फरवरी को कुमार गौरव सर के द्वारा आपकी फुलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में अपन रिवीजन करेंगे। तो ये क्लास वो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज लास्ट तक क्लास को देखना है। मैं लास्ट के लिए इसलिए बोलती हूँ कि किसी भी क्वेश्चन में कोई मिस्टेक हो जाती है तो मेरे को बता देना, क्योंकि वो क्वेश्चन अगर मैं गलत बता देती हूँ और आपको एग्जाम के अंदर वो क्वेश्चन आ जाए वो गलत हो जाएगा, तो मतलब फिर पढ़ाने का क्या मतलब हुआ। तो प्लीज आप क्लास को लास्ट तक देखना है और थोड़ा ध्यान से पढ़ना, जिससे कि कोई भी अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई गलती हो तो मेरे को बता देना, जिससे कि मैं पीडीएफ में करेक्ट कर दूंगी या फिर यहाँ पर भी पिन कर दूंगी कि ये क्वेश्चन गलत था। तो थैंक यू। अब आगे क्लास की शुरुआत करते हैं। भारत के यूपीआई भुगतान को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? तो ये है फ्रांस। तो फ्रांस ने अभी हाल ही के अंदर भारत का जो यूपीआई भुगतान है इसको स्वीकार कर लिया है। यूपीआई होता क्या है? तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, ये इसकी फुल फॉर्म है। और ये लॉन्च जो है 2016 के अंदर ही एनपीसीआई के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो एनपीसीआई की फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है। और ये इंस्टेंट कैशलेस पेमेंट के लिए ही लॉन्च किया गया है। और हाल ही के अंदर इसको स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश है वो फ्रांस बन गया है। अब फ्रांस का जो एफिल टावर है उसकी टिकट का भुगतान है वो यूपीआई से कर सकते हैं। और ये समझौता हुआ है एनपीसीआई और जो लायरा कंपनी है फ्रांस की, इन दोनों के मध्य ही समझौता हुआ है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं लल्ला टॉप क्वेश्चन। तो विदेश के अंदर यूपीआई है हाल ही के अंदर सिंगापुर, यूएई, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ब्रिटेन, यहाँ पर भी जो यूपीआई है स्वीकार किया गया है, तो यहाँ पर भी यूपीआई से भुगतान हो किया जा सकता है। नेक्स्ट है फ्रांस के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो एमुअल मैक्रोन है। और एमुअल मैक्रोन है ये 75वें रिपब्लिक डे पर ही भारत के मुख्य अतिथि भी थे। प्रधानमंत्री कौन है? तो गैब्रियल अटल है और ये सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पे है? तो लियोन्स फ्रांस के अंदर है। और इंटरपोल की जो पहला जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरपोल की जो स्थापना वो कब की गई है? तो 7 सितंबर 1923 को इसकी स्थापना की गई थी। आगे देखते हैं फ्रांस और स्पेन के मध्य में कौन सा पर्वतीय देश है? तो यह है एंडोरा। और एंडोरा आईएमएफ का जो 190वां नवीनतम देश है वो है एंडोरा ही। डिजिटल शेंजेन वीजा जारी करने वाला यूरोप का पहला देश कौन सा है? तो ये भी फ्रांस ही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। न्यायमूर्ति रीति बहरी किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई है? तो उत्तराखंड की। तो हाल ही के अंदर जो जस्टिस ऋतु बहरी है ये उत्तराखंड जो हाई कोर्ट है उसकी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। और इनको शपथ है वहाँ के राज्यपाल एलजी गुरमीत सिंह है, इनके द्वारा ही दिलाया गया है। और नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है अनुच्छेद नंबर 217 के तहत। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इनका नाम है जस्टिस सुनीता अग्रवाल। राजस्थान हाई कोर्ट के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो इनका नाम है एम श्रीवास्तव। हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन है? तो यह है अन्ना चांडी। और ये केरल हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनी है। हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इनका नाम है लीला सेठ। और ये हिमाचल प्रदेश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है लीला सेठ। हाल ही के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट के किस न्यायाधीश इनका निधन हो गया? तो इनका नाम है फातिमा बीबी। और ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश है जिनका कि हाल ही में निधन हो गया है। और इनको पद्म श्री पुरस्कार है उससे भी सम्मानित किया है। और केरल का जो 2nd हाईएस्ट अवार्ड है उससे भी सम्मानित किया है, तो ये भी याद रख लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिट जारी तो अनुच्छेद नंबर 32 के तहत जारी की जाती है। और हाई कोर्ट है वो अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी किया जाता है। इस क्लास की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो प्लीज आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। रोल्स रॉयस ने ही भारत के अंदर MTU S4000 समुद्री इंजन बनाने के लिए ही किससे समझौता किया है? तो ये GRSE। तो GRSE की फुल फॉर्म क्या है? तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता के अंदर है। तो इससे रोल्स रॉयस है और GRSE है, इनके मध्य दोनों के मध्य ही समझौता हुआ है। MTU S4000 जो समुद्री इंजन बना रहा है रांची झारखंड के अंदर ही, तो इसके लिए समझौता हुआ है। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। C295 हेलीकॉप्टर निर्माण के लिए ही टाटा कंपनी ने किसके साथ में समझौता किया है? तो टाटा और एयरबस के मध्य ही समझौता हुआ है। समुद्रयान के लिए कौन सा व्हीकल तैयार किया गया है? तो मत्स्ययान 6000 तैयार किया गया है और ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। किस कंपनी की टाइटन पनडुब्बी के अंदर हादसा हो गया था हाल ही में? तो ओशन गेट कंपनी है। समुद्र की गहराई को नापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो फेदोमीटर का। और ऊंचाई नापने के लिए अल्टीमीटर का उपयोग करते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 4।
अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार ही भारतीय सहायता प्राप्त करने वाला शीर्ष देश कौन सा है? तो ये है भूटान। तो जो अंतरिम बजट पेश किया गया था हाल ही के अंदर 1 फरवरी 2024 को ही निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, और इसमें विकसित भारत के लिए, तो भारत विकसित भारत कब तक हो जाएगा? तो 2047 तक हो जाएगा। और इसकी थीम है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये इस बार की थीम है। तो 2023-24 के अंदर जो भारत से सहायता प्राप्त पहला देश है भूटान पहले नंबर पे, सेकंड स्थान पर मालदीव है। लेकिन 2024-25 के अंदर पहले स्थान पर तो भूटान ही है और सेकंड स्थान पर नेपाल आ गया और थर्ड स्थान पर मालदीव है। तो भारत टोटल 5,668 करोड़ रुपए है ये सहायता के लिए भेजता है, जिसमें भूटान को 2,069 करोड़ रुपए, नेपाल को 700 करोड़ रुपए है ये सहायता के लिए भेजता है। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। भूटान की राजधानी थिम्पू है, मुद्रा न्यू गुल्ट्रम है और यहाँ के प्रधानमंत्री है सेरी टोबेगो। निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 6 बार बजट वो पेश किया जा चुका है। 5 बार तो फुल बजट है और इस बार है वो अंतरिम बजट है वो पेश किया है। सर्वाधिक बार बजट पेश किसने किया है? तो मोरारजी देसाई के द्वारा ही पेश किया गया है 10 बार। ब्रिटिश भारत के अंदर बजट सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया है? तो जेम्स विल्सन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था 1860 के अंदर ही। अंतरिम बजट के अंदर 3D त्रिवेणी, तो डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी, ये 3D त्रिवेणी है ये दी गई है। अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार ही राजकोषीय जो घाटा है इसका अनुमान कितना रखा गया है? तो 5.1% रखा गया है और 2023-24 के अंदर 5.8% रखा, मतलब 2023-24 में तो 5.8% था और अब 2024-25 के लिए 5.1% है। इन दोनों को याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। प्रधानमंत्री ने 2700 करोड़ के ही तालाबीरा थर्मल पावर जो प्रोजेक्ट है इसकी आधारशिला कहाँ पे रखी है? तो उड़ीसा के संबलपुर के अंदर ही रखी है। तो ये तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, इस संबलपुर उड़ीसा के अंदर इसकी आधारशिला रखी है। और आधारशिला किसने रखी है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ही। और इसकी क्षमता है 800 मेगावाट, तो 3 यूनिट लगाई जाएंगी 800 मेगावाट की ही। निर्माण नेवली लिग्नाइट लिमिटेड है उसके द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। टोटल खर्चा 2700 करोड़ रुपए का है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। माता टीला परियोजना किस नदी पर है? तो बेतवा नदी पर है। सलाल बांध, दुलहस्ती, बगलिहार और रेटल परियोजना है ये चेनाब नदी पर है जम्मू कश्मीर में। अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो कृष्ण नदी पर है कर्नाटक के अंदर। उरी परियोजना किस नदी पर है? तो झेलम नदी पर है जम्मू कश्मीर के अंदर ही। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय नौसेना के अंदर ही शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा है? तो इसका नाम है INS संध्याक। जो संध्या का इसका अन्य नाम है यार्ड 3025, ये इसका अन्य नाम है। और इसके अंदर 2 डीजल इंजन भी लगे हुए हैं। और कहाँ पे शामिल किया गया है? तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में इसको शामिल किया गया है। निर्माण तो GRSE गार्ड रिच शिपयार्ड लिमिटेड कोलकाता है उसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है। और इसमें टोटल 4 जो ये सर्वेक्षण पोत है वो बनाए जाएंगे, जिसमें पहला है INS संध्याक। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। प्रोजेक्ट 75 के तहत ही पनडुब्बी निर्माण है। तो ये जो 75 के तहत 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया गया है मजगांव डॉक लिमिटेड के अंदर ही भारत और फ्रांस की सहायता से। तो इसमें पहली है कलवरी, खांडेरी, करंज, वेला, वागिर और वागसीर। भारत का पहला एंटी सबमरीन जहाज कौन सा है? तो INS अरनाला है। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत तो INS विक्रांत है। किस विमान वाहक पोत की कमान संभालने वाली पहली महिला भारतीय महिला प्रेरणा देवस्थली है, ये किसकी कमान संभाली है? तो ये INS त्रिकंद है, इसकी कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। विश्व कैंसर दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 4 फरवरी को। इसकी शुरुआत 4 फरवरी 2000 को की गई है पेरिस से। इस बार की थीम क्या है? तो देखभाल के अंतर को कम करना ही इस बार की थीम है। तो थीम इंपोर्टेंट, इसको भी याद रख लीजिएगा। सर्वाइकल कैंसर है तो ये महिलाओं के अंदर ही होता है, गर्भाशयों की गिरवा पर होता है। और ये किससे होता है? तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, इससे ये फैलता है। और इसका इलाज है सर्वावेक जो टीकाकरण है ये इसका इलाज है। और हाल ही के अंदर सरकार के द्वारा भी बजट के अंदर घोषणा की गई है कि जो 9 से 14 वर्ष की जो भी बालिकाएं हैं उनको निःशुल्क ये टीकाकरण हो दिया जाएगा। तो ये हाल ही के अंदर घोषणा की गई है। आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को। और विश्व मलेरिया दिवस है ये 25 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किसे स्वर्ण पदक से सम्मानित किया है? तो 2 को सम्मानित किया है। एक तो मिल्खा सिंह को सम्मानित किया है मरणोपरांत, और PT उषा को। तो मिल्खा सिंह है इन्होंने एशियन गेम्स के अंदर ही 1958 के अंदर
जो ये जीता था, मिल्खा सिंह के द्वारा ही गोल्ड जीता गया था। और जकार्ता के अंदर 1962 में जीता है, एशियन गेम्स के अंदर ही। कॉमनवेल्थ में भी इन्होंने गोल्ड जीता है। और जो रोम ओलंपिक हुआ था उसमें इनकी 4th रैंक आई थी। इन्होंने कोई पदक तो नहीं जीता था 1960 के अंदर ही, तो इन्होंने ओलंपिक के अंदर कोई भी मेडल हो नहीं जीता है। इनकी आत्मकथा है द रेस ऑफ माई लाइफ, तो द रेस ऑफ माई लाइफ है, ये इसकी आत्मकथा है। पीटी उषा, तो भारतीय ओलंपिक संघ की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो पीटी उषा ही है। और इनका खेल क्या है, तो ये एथलीट्स के अंदर है, मतलब ये इनकी खेल कौन सा है, तो एथलीट्स है ये। ओलंपिक के अंदर पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो अभिनव बिंद्रा के द्वारा जीता गया था बीजिंग ओलंपिक के अंदर ही 2008 में। सेकंड है वो नीरज चोपड़ा ने जीता है टोक्यो ओलंपिक के अंदर ही भाला फेंक में। भारत के लिए ओलंपिक के अंदर 2 पदक हैं, वो पीवी सिंधु ने जीते हैं, सिल्वर मेडल रियो के अंदर जीते हैं, और ब्रॉन्ज मेडल है ये टोक्यो के अंदर जीते हैं, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 9, वेरी इंपॉर्टेंट है। 2024 के अंदर ही भारत रत्न देने की घोषणा की गई है, तो 2 व्यक्तियों को दिया जा चुका है अब तक। 49वें नंबर का है कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है, जो कि बिहार के 2 बार सीएम रह चुके हैं और ये जननायक के रूप में भी जाने जाते हैं। और हाल ही में 50वें नंबर का है वो लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं, इनको देने की घोषणा की गई है। लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं, ये उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और सबसे ज्यादा कार्यकाल इनका ही है गृह मंत्री के रूप में, तो गृह मंत्री भी रह चुके हैं। और राम मंदिर के लिए इन्होंने रथ यात्रा शुरू की गई थी गुजरात से अयोध्या, तो गुजरात से अयोध्या के मध्य ही इन्होंने रथ यात्रा शुरू की थी राम मंदिर के लिए, तो ये भी याद रख लीजिएगा। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में की गई थी और 1 वर्ष में मैक्सिमम 3 व्यक्तियों को ही दिया जाता है, 3 से कम को तो दिया जा सकता है, ज्यादा को नहीं दिया जाता। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। पहली बार भारत रत्न पुरस्कार 1954 में 3 व्यक्तियों को दिया गया था, राधा कृष्णन, राजगोपालाचारी और सीवी रमन को। मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार पहली बार लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया है। कितने विदेशियों को भारत रत्न दिया गया है, तो 2 को ही दिया गया है, खान अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला को। पद्म विभूषण 2024 में 5 व्यक्तियों को दिए जाने की घोषणा की गई है, वैजंती माला, पद्मा सुब्रमण्यम, वेंकैया नायडू, बिंदेश्वर पाठक और चिरंजीवी। तो बिंदेश्वर पाठक है, इनको तो मरणोपरांत दिया गया है। वैजंती माला और पद्मा सुब्रमण्यम ये भरतनाट्यम से संबंधित हैं, तमिलनाडु की रहने वाली है। वेंकैया नायडू जी और चिरंजीवी ये आंध्र प्रदेश के हैं और बिंदेश्वर पाठक ये बिहार के रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ब्लाइंड पुरुषों की राष्ट्रीय दृष्टिबाधित T20 नागेश ट्रॉफी है, वो किसने जीती है, तो कर्नाटक के द्वारा। तो नागेश ट्रॉफी है, ये दृष्टिबाधित T20 है, मतलब दृष्टिबाधित T20 मैच हुआ था, जिसका होस्ट है नागपुर महाराष्ट्र, विजेता कर्नाटक है और वो विजेता आंध्र प्रदेश है। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। डूरंट कप का विजेता मोहन बागान है और ये फुटबॉल से संबंधित है। विजय हजारे ट्रॉफी की विजेता हरियाणा है, उप विजेता राजस्थान है। डेविस कप की विजेता इटली है और ये टेनिस से संबंधित है। अजलान शाह कप का संबंध किससे है, तो ये हॉकी से संबंधित है। इसका होस्ट मलेशिया ही रहता है और इस बार भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। नई दिल्ली के अंदर हुआ राष्ट्रमंडल देशों के ही महान्यायवादी और जो सोलिसिटर जनरल है, इनका सम्मेलन हाल ही के अंदर ही नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुआ है, राष्ट्रमंडल देशों का ही, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब आज की क्लास है यही समाप्त होती है। अपन गायत्री मंत्र का रिवीजन भी कर लेते हैं। अब ये क्लास आपको कैसी लगी है प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर ही बताना है। अगर क्लास पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं। पापीगोंडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में है। मोलिंग व नापदफा अरुणाचल प्रदेश में। डिब्रू साउकवा, दिहिंग पटकई, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग और रायमोना असम के अंदर है। वाल्मीकि बिहार में है। गुरु घासीदास, इंद्रावती और कांगेर घाटी छत्तीसगढ़ के अंदर है। मोलेम गोवा के अंदर है। ब्लैक बग व गिर गुजरात के अंदर है। कालेसर व सुल्तानपुर हरियाणा के अंदर है। महान हिमालय, खीरगंगा और पिनवेली हिमाचल प्रदेश के अंदर है। बेतला झारखंड के अंदर है। अंसी, बांदीपुर, बन्नेरघट्टा, कुंद्रेमुख व नागरहोल ये कर्नाटक के अंदर है। एराविकुलम, पेरियार और मोन घाटी केरल के अंदर है। बांधवगढ़, सतपुड़ा, वन विहार, पेंच, कान्हा, कुन्नो और महादव तथा पन्ना ये मध्य प्रदेश के अंदर ही है। संजय गांधी व तबोवा महाराष्ट्र के अंदर है। केबुल लामजाओ मणिपुर के अंदर है। मुरलेन मिजोरम के अंदर है। बलकाकम और नोकरेज रिज मेघालय के अंदर। भितरकनिका, सिमलीपाल उड़ीसा के अंदर। सरिस्का, केवलादेव घनी पक्षी जो घना पक्षी तथा मुकुंदरा हिल्स राजस्थान के अंदर है। कंचनजंगा सिक्किम में है। मृगवाणी तेलंगाना के अंदर। मन्नार की खाड़ी व मधुमलाई और मुकुरथी ये तमिलनाडु के अंदर है। बाइसन त्रिपुरा में। दुधवा उत्तर प्रदेश में।
जिम कार्बेट, गोविंद, नंदा देवी, राजाजी और फूलों की घाटी उत्तराखंड के अंदर है। बुक्सा व जल्दापाड़ा पश्चिम बंगाल के अंदर, और जो सिंगालीला व सुंदरबन ये भी पश्चिम बंगाल के अंदर ही है। महात्मा गांधी और ये रानी झांसी समुद्री और सैंडल पीक ये अंडमान निकोबार के अंदर है। दाचीगम व किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर के अंदर है, और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान ये लद्दाख के अंदर है। तो इन सबको भी याद रख लीजिएगा।